And I welcome to all of you to iTube classes. दोस्तों this is the second class where I am going to do analysis of previous year questions. पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने किया था नेशनल इनकम। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा कुछ हम लोगों ने अलग से भी क्वेश्चन किए थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम। टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू डिस्कस सम क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई विल बी ट्राइंग टू डू सम एनालिसिस ऑफ दैट एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिस। तो आप जाके उनको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वेट ना करते हुए इसकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम जो लेने वाले हैं वो है फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वो पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इनकम के बारे में बात करती है कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है। ऐसी पॉलिसीज़ की बात करती है थ्रू विच गवर्नमेंट अरेंजेस मनी, है ना। मतलब इसमें हम सब सर पैसे की बात करते हैं, पैसा खर्च करने की बात करते हैं और पैसा जो है उसको जनरेट करने की, इनकम करने की बात करते हैं। तो इट्स अबाउट फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में हमारे बैंक्स जो हैं, आरबीआई जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। सो इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट्स अबाउट गवर्नमेंट इनकम, इट्स ऑल अबाउट टैक्सेशन, क्योंकि टैक्स के थ्रू भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। एंड नॉन टैक्स वेन्यूज़ ऑल्सो, जहाँ से गवर्नमेंट पैसा जनरेट करती है। तो थोड़ा सा आपको पहले से ही फिस्कल पॉलिसी के बारे में पता है। सो आपको वैसे भी पता है कि हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव आइडिया व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इट वाज आस्क्ड इन 2011 यूपीएससी 2011। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। पहले तो आपको जब भी आप एग्जाम में बैठो यू नीड टू रीड योर क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस। देखिए प्रीलिम्स में आपके पास एम्पल टाइम होता है, उतने आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दबाजी में भागे क्वेश्चन करने। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को वो 1.5 घंटे में क्वेश्चन, 1 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने उनको करने रहते हैं वो करके आ जाते हैं, लेकिन बाद में घर आके पता लगता है कि बहुत ही सिली मिस्टेक्स वो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। वो सिली मिस्टेक्स यही होती हैं, आप ना स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हो। सो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ रीड योर स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस, क्योंकि कई बार जो है नोट लिखा होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि यूपीएससी क्या करने वाला है, वो आपसे 95 क्वेश्चंस में नोट नहीं पूछेगा, 5 क्वेश्चंस में आपको नोट देगा। तो और कई बार जब हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं उसमें भी नोट वाले क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अभी वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स इज मर्ज्ड इन जीएसटी। एक्चुअली जीएसटी इज ऑल्सो वैल्यू एडिशन जो टैक्स होता है, वैट होता है। बहुत सारी कंट्री में वैट को जीएसटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैट इज नथिंग बट द अनदर नेम ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि वैट वाज अनदर वन काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, देयर वर अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो। लेकिन जीएसटी के अंदर क्या हुआ, वैट भी इंक्लूड हो गया और बहुत सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इन्वॉल्व हो गए। आपको एक बात ध्यान रखने की बात है कि जीएसटी का डायरेक्ट टैक्स से कोई लेना देने नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैट इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए, सो पहला ऑप्शन क्या कहता है, इट्स अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ओके, ठीक है। It is a tax levied on value addition at each stage of the transaction in which production distribution happens. Very good. ये मल्टी पॉइंट है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई रॉ मटेरियल है, सपोज पोटैटो इज अ रॉ मटेरियल, है ना। पहले आप जो है किसी प्रोड्यूसर से पोटैटो परचेज करते हो, फिर उसको फैक्ट्री में लेके जाते हो। फैक्ट्री में उसकी कई सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन करने उसमें वहाँ पे भी आपका जो है ट्रांजैक्शंस करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप उसको होल सेल के पास जाते हो, होल सेल से वो जो है रिटेलर के पास जाता है। तो जितनी भी स्टेज होती हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूशन टू द फाइनल सेलिंग, हर स्टेज पे जो है वो आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हर स्टेज पे आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हो। जैसे आपने पोटैटो लिया तो पोटैटो को आप चिप्स में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया आपने, बिकॉज यू हैव मशीनरी, यू हैव एक्सपर्टीज, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करते हो, तो वैल्यू एडिशन, ठीक है। जब आप उस चिप्स को फैक्ट्री से मार्केट तक लेके जाओगे तो वहाँ पे भी आप वैल्यू एडिशन करते हो। आप ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करते हो, मार्केटिंग में खर्चा करते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती है एंड ऑल दैट। जितने भी स्टेज पे आप वैल्यू एडिशन करते हो उतने ही स्टेज पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये तो बात पक्का हो गया कि सर दिस इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम, ओके।
इट इज़ अ टैक्स लेवाइड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। देखो हर स्टेज के ऊपर लगेगा, ये भी हम लोगों को पहले से पता है, हर स्टेज के ऊपर ये लगता है, हर स्टेज के ऊपर लगता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इट इज़ अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बोर्न बाय द कंज्यूमर। देखिए यही एक इनडायरेक्ट टैक्स की प्रॉपर्टी होती है, आप इनडायरेक्ट टैक्स को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को अगर आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही उसको भरोगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि दुकान वाले के ऊपर अगर टैक्स लगा है तो वो डेफिनेटली उस टैक्स को कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर करता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब यहाँ पे ये ऐसा रहता है कि चोट किसी और को लगती है लेकिन दर्द किसी और को होता है, ठीक है। गोली चलती तो दुकानदार के लिए है लेकिन वो जो है हिट कस्टमर को करती है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स इसमें, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में गोली जिसके ऊपर चलती है उसी को ऊपर असर करती है। दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ दीज टैक्सेस। सो ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये हमें पता चल गया। लेट्स गो फॉर द फोर्थ स्टेटमेंट ऑल्सो। इट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं ऐसा नहीं है ना। वैट जो है वो स्टेट्स लेवाई करती थी, स्टेट्स का सब्जेक्ट होता है। हर स्टेट में, जैसे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हर स्टेट में जो है अलग अलग वैल्यू एडिशन टैक्स होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का, और इन्होंने इनकरेक्ट ही तो पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही एग्जाम में पूछा गया है, मतलब दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आंसर शुड बी डी। Some other details are also given here. You can go for these details as well. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको सेव कर सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप चैनल का अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप हम इसके लिए आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो। इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल रहता है itubeclasses_UPSC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड इट वाज आस्क्ड इन 2012 UPSC प्रीलिम्स 2012। क्वेश्चन सेज अंडर which of the following circumstances may capital gains arise। कैपिटल गेन की बात कर रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बात कर रहा है कैपिटल एसेट्स की बात कर रहा है। सो वी हैव एक्चुअली टू थिंग्स, एक होता है हमारे पास एसेट, एक होता है हमारे पास लायबिलिटी। कैपिटल वो होता है जो आप, कैपिटल का मतलब होता है जो आपको इनकम जनरेट करके देता है। लायबिलिटी का मतलब होता है जो इनकम जनरेट नहीं करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एसेट का मतलब ये होता है जिसको, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है, द लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी, दैट इज योर कैपिटल एसेट, क्योंकि आप उसको हायर वैल्यू पे बेच सकते हो। इवन अगर आपने कोई पेंटिंग खरीदी है, अगर आपने कोई पेंटिंग खरीदी है, टाइम के साथ जो है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एसेट। ठीक है, तो पहले तो आपको कैपिटल एसेट का मतलब पता होना चाहिए। कैपिटल एसेट इज इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी, जैसे आपका घर, आपकी कार, आपकी जो इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी होती है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और आर्ट के पीसी जैसे पेंटिंग वगैरह, ऑल ऑफ दीज आर योर एसेट्स। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू कीप दोज एसेट्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, अगर आप उनको रखते हो, देयर वैल्यू में इंक्रीज, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस देयर वैल्यू में इंक्रीज। सो दे विल, सो जब उसको आप बेचते हो 2-4 साल के बाद, यू गेन सम प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ठीक है, आपने 50 लाख रुपए का घर खरीदा, आपने 2 साल के बाद उसको जो है, आपने 2 साल के बाद उसको 70 लाख में बेच दिया, तो आपको 20 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, सरकार की नजर रहती है आपके ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आपने वो पैसा कमाया कैपिटल को बेच के, तुरंत के तुरंत जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स, और सिंपली कैपिटल गेन टैक्स भी इसको बोल सकते हैं।
अब ये ऑप्शंस में क्या कहता है, पहली बात तो देखो आपको कैपिटल गेन्स के बारे में ही पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर क्वेश्चंस को हैंडल करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो कैपिटल गेन का आपको मतलब, उससे पहले आपको कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज़, है ना, हाउ दे वर्क। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिया करो आप। चलिए क्या कहता है वो, पहली स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है। आप मार्केट में जाते हो, चिप्स खरीदते हो, वो भी एक प्रोडक्ट है, वो कोई कैपिटल एसेट थोड़ी है। ये पेन भी एक प्रोडक्ट है, ये माउस भी एक प्रोडक्ट है, ये लेकिन ये कैपिटल एसेट्स थोड़ी हैं, है ना। आप सिगरेट खरीदते हो, सब्जियां खरीदते हो, वो भी प्रोडक्ट्स ही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स। तो उनकी वैल्यू इंक्रीज होना डजेंट मीन कि आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। व्हेन तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो जिसके अंदर भी फर्स्ट होगा वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, तो इट वुड बी इनकरेक्ट। सेकंड क्या कहता है, व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड। वेरी गुड। जैसे आपका घर, आपने कोई बिल्डिंग है, कोई घर है ना, आपकी कोई कुछ भी मान लो, कोई और चीज़ है, आपके पास बॉन्ड्स हैं, ठीक है, आपके पास एक ट्रक है, उसकी वैल्यू अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है देन इट इज़ कैपिटल गेन्स टैक्स। तो 2 इज़ करेक्ट। तो आप देखेंगे 2 किसके अंदर है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, तो दोनों के अंदर से कोई आंसर हो सकता है। नाउ हु विल डिसाइड विच इज़ द राइट आंसर, दिस थर्ड स्टेटमेंट। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग and there is a growth in its value due to increase in, of course that painting is your property। और जब उस पेंटिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्यूचर में, देन जैसे मान लो मैंने कोई पेंटिंग बनाया, मान लो मैंने ये पेंटिंग बना दिया, ठीक है, नाउ नोबडी नोज मी, है ना, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स एंड सम पीपल क्लोज टू मी। लेकिन अगर फ्यूचर में सुपरस्टार बन जाता हूँ, अगर आपने मुझसे ये 10 रुपये की पेंटिंग खरीदी आज और फ्यूचर में सुपरस्टार बन गया, तो इसी की वैल्यू जो है 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी रहेगी ये 10-20 साल। मेरी पॉपुलैरिटी के बाद आप बोलोगे देखो ये उन्होंने बनाई थी, सतेंद्र ने बनाई थी, और अभी इसकी वैल्यू जो है 10 करोड़ है, तो डेफिनेटली आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है प्रॉफिट मिलेगा। दैट वुड बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल गेन्स टैक्स। तो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट्स 2 and 3 they are correct. So this statement is correct and your question becomes right। ठीक है, तो एनी प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स इज डिफाइंड एज कैपिटल गेन्स। अगर आप उसको 36 मंथ्स या उससे कम रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म गेन होता है, और 36 मंथ से ज़्यादा रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म गेन होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होती है, ये क्वेश्चन है। आरबीआई जो है इट्स द एपेक्स बॉडी, है ना, जो बैंक्स के ऊपर नजर रखती है। आरबीआई, बैंक्स एंड गवर्नमेंट, इन तीनों का रोल होता है किसी भी कंट्री इकोनॉमी के अंदर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इन तीनों का रोल है इंडिया के अंदर मनी सप्लाई कम करें या मनी सप्लाई ज़्यादा करें। दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई हैज सम टूल्स थ्रू विच आरबीआई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, ऑल दीज हैव द एसेट्स, आरबीआई हैज दीज काइंड ऑफ एसेट्स। ठीक है, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप लोगों की सैलरी बढ़ा दो, है ना, गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग करना ज़्यादा शुरू कर दे, रोड्स बनाए, है ना, एयरपोर्ट्स बनाए, स्कूल्स बनाए, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाए, तो उससे जो है सरकार बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करती है, उनको जॉब देती है। जब दो जॉब देगी तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर देती है तो उससे भी मनी जो है मनी सप्लाई बढ़ता है। जब बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, ब्याज की दर कम कर देते हैं, तो लोग जो है लोन लेना चीप हो जाता है, तो पीपल रन टुवर्ड्स बैंक एंड पीपल डिमांड मोर एंड मोर लोन, होम लोन, कार लोन, ये ना, मैरिज लोन, ये वो लोन, तो उससे भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। बहुत सारे तरीके होते हैं आरबीआई के पास मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज की बात कर रहा है वो, तो डिक्रीज की बात नहीं यहाँ पे कर रहा, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। पहला क्या कहता है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। यहाँ पे हमारी ये गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे जो है वो साधारण जनता होती है, पब्लिक होती है। गवर्नमेंट जो है कुछ सिक्योरिटी होती हैं, ये पेपर होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से को जो है ऑफर करती है तो जनता के पास ये सिक्योरिटी चली जाती है। जनता के पास जब ये सिक्योरिटी चली जाती है तो जनता इनको पैसे देती है सरकार को। तो ये सिक्योरिटी कुछ पीरियड के लिए होती हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकती हैं। बेसिकली ये सिक्योरिटी जब सरकार इनको देती है लोगों को, तो लोग सरकार को पैसा देते हैं, तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है ना, लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, मतलब मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, जब लोगों से सरकार सिक्योरिटी लेती है तो बदले में उनको पैसा देती है, तो जब उनको पैसा देगी तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। एक तो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, तो क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, लोगों से पैसे सिक्योरिटी ले रही है, तो लोगों से वो सिक्योरिटी लेगी तो उनको पैसा देगी, जब उनको पैसा देगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है। क्योंकि सरकार लोगों से पैसा खरीदे, लोगों से सिक्योरिटी से लेगी तो उनको पैसा देगी, और लोगों की जेब में जब पैसा जाएगा इट विल लीड टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक। भैया देखो, आप पैसा अपनी जेब से निकाल के बैंक में जमा कर रहे हो तो इससे सप्लाई इंक्रीज थोड़ी होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही जो है इनकरेक्ट हो गया, साफ सीधी सी बात है। बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जब आप बोरो कर रहे हो किसी से, क्या बोरो कर रहे हो, पैसा बोरो कर रहे हो ना, और जब बोरो करते हो तो इंक्रीज होगी सप्लाई, डिक्रीज थोड़ी होगी। तो आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड आरबीआई इज द बैंकर ऑफ अदर बैंक्स ऑल्सो। तो जब सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो आरबीआई से पैसा लेता है, और जब आरबीआई से सरकार पैसा लेती है तो सरकार उस पैसे का अलग अलग चीज़ों में यूज़ करती है, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ता है। सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन तो वैसे भी हो गया इनकरेक्ट हो गया, और ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। तो फर्स्ट और थर्ड ये बचे हमारे पास, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दैट शुड बी योर आंसर 2012, आपका आंसर करेक्ट, ठीक है। चलिए फोर्थ क्या कहता है, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, देखो यहाँ का मतलब है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जब सरकार की इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, मतलब 10 रुपये सरकार की इनकम है और 20 रुपये सरकार का एक्सपेंडिचर है, तो 10 रुपये की सरकार को कमी हो गई, तो सरकार इसको पैसे को कहाँ से पूरा करेगी, कहाँ से फाइनेंस करिए, जो डेफिसिट हुआ है, ये जो डेफिसिट हुआ कहाँ से पैसा करेगी सरकार, इसको कहाँ से पूरा करेगी, तो डेफिनेटली वो आरबीआई से पैसा मांगेगा कि पैसा प्रिंट कर दो, पैसा दे दो मुझे, क्योंकि मुझे ये देना है, क्योंकि मेरी इनकम कम है, मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जब आप इनकमिंग और आउटगोइंग को जो है कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये है सब। तो देख लो अब क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया डेफिसिट फाइनेंसिंग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सच को लेना देना नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ द पब्लिक डेब्ट, इसके लिए भी पब्लिक डेफिनेशन इसका यूज नहीं किया जाता। एडजस्टमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस दैट इज द राइट। फॉरेन आप आरबीआई से पैसा उधार लेकर जो है फॉरेन डेट को नहीं देते हो, है ना, आप अपनी उधार नहीं चुकाते हो, आप उधार नहीं चुकाते हो, जो ये बैलेंस होता है बीच में इसको कवर करते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज गुड फॉर इकोनॉमी और बैड फॉर इकोनॉमी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इट इज गुड और बैड, यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए थोड़ा आपको डिटेल जानना है तो आपको ये व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की,
तो एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, कैपिटल और रिवेन्यू। ठीक है, कैपिटल और रिवेन्यू। जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट बनाया, उस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए आपको जो है मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, मशीनरी लगती है, वो सब आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उस रेस्टोरेंट को जो डेली मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, वर्कर की सैलरी भी देनी है ना, वो सब का सब रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दोनों एक्सपेंडिचर, लेकिन एक कैपिटल है, एक रिवेन्यू है। कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म जो है ये एक्सपेंडिचर होता है, जो आपको इनकम जनरेट करने के काम आता है। क्योंकि जब आपने रेस्टोरेंट बनाया, इतना सारा पैसा खर्च करके, लैंड आपने परचेज किया या रेंट पे लिया, वो सारी सारी चीज़ें जब होती हैं तो वो आपको पैसा बना के देती हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप कोई सरकार जो है, जब कोई बैंक बनाती है या कोई रोड बनाती है या कोई स्कूल बनाती है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन उसको डेली टू डेली रन करने में जो खर्चा होता है, मेंटेनेंस में, रनिंग जो एक कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर होगी छोटी सी। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर? मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट। यस, आपने किसी से लोन लिया है, सरकार ने मान लो यूएसए से लोन लिया है $100 मिलियन, उसके ऊपर सरकार को हर महीने जो है उसको इंटरेस्ट दे देना पड़ता है ना। दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसको वो एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, हर महीने आपको देना पड़ता है, हर 6 महीने के बाद, हर साल आपको वो देना पड़ता है। अब उससे आपको कोई पैसा तो कमाई नहीं हो रही है, यू आर नॉट मेकिंग एनी मनी ऑन दैट इंटरेस्ट। हाँ, जब आपने वो लोन लिया था वो ठीक है, तो वो कैपिटल है। लेकिन उसी जब लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में, दैट इज़ योर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी देयर। सो एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो हम लोग थर्ड को तो वैसे ही यहाँ पे काट देंगे। नो, सब्सिडीज़, भैया सब्सिडी से सरकार सब्सिडी देती है ना, तो क्या मतलब है? वो सब्सिडी कोई इनकम जनरेट थोड़ी कर रही है सरकार के लिए। वो सब्सिडी सरकार इसलिए देती है कि जो ऐसा सेक्टर या ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, उनको थोड़ा सा कम करने के लिए, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। दैट इज़ वाई दिस सब्सिडी इज़ गिवन। सब्सिडी कोई पैसा जनरेट नहीं कर रही है सरकार के लिए, कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही है, तो इट इज़ ऑल्सो अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेकिंग एनी मनी। ठीक है, तो दो देखो किसमें किसमें है। टू, इसमें तो टू नहीं है, तो ये तो कट ही गया वैसे भी। तो हमारे पास बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अगला देखो, ग्रांट। ग्रांट का हिंदी में बोलते हैं दान। भैया जब आप किसी को दान करते हो तो आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी इससे इनकम जनरेट होगी। दान कर दिया तो कर दिया, भूल गए उसको तो करके आप लोग, है ना। दिस इज कॉल्ड ग्रांट। सो डेफिनेटली ग्रांट भी जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसमें आपकी इनकम जनरेट नहीं होती है। तो थर्ड इज ऑल्सो देयर, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, तो अभी तो दोनों ऑप्शन है। तो चौथा वाला डिसाइड करेगा। ऑल ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज, तो वही हो गया, इंक्लूड कर दो इसको भी। 1, 2, 3 एंड 4, आंसर इज डी। आंसर इज डी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब्स द फिस्कल स्टिमुलस? स्ट्यूमुलाई का मतलब इसे सिंपल इंग्लिश वर्ड विच मीन्स कि जब आप किसी चीज़ को एनहेंस करते हो, इंक्रीज करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्यूमुलाई। ठीक है, ये एक कैटलिस्ट होता है स्ट्यूमुलाई। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिस्कल स्टिमुलस की बात कर रहे हैं। फिस्कल मतलब पैसा। जब आप पैसे की बात करते हो, जब आप ग्रोथ को बढ़ाते हो, जब आप लोगों में पैसा बांटते हो, उसका मतलब होता है फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, देखो जब लोगों के पास पैसा नहीं होता ना, दे डू नॉट डिमांड एनीथिंग, है ना। और जब लोगों को डिमांड ही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली तो कंपनीज प्रोड्यूस भी नहीं करेंगी, और जब कंपनी प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा और इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। तो सरकार चाहती है कि लोग डिमांड करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें। सरकार चाहती है ये इस चीज़ को, और लोग डिमांड तो तब करेंगे ना व्हेन दे वुड हैव मनी। तो सरकार ये इंश्योर करती है कि लोगों के पास पैसा हो। कोई भी सरकार अपने लोगों को गरीब नहीं रखना चाहती। सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, कंज्यूम करें, खाएं पिएं, मौज करें, ताकि कंपनीज प्रोड्यूस करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो फिस्कल स्टिमुलस एक ऐसी पॉलिसी होती है सरकार की, जिसमें सरकार जो है आपको पैसा देती है बहुत सस्ते रेट पे,
ताकि आप उसको खर्च करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल स्टिमुलस। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। इट इज़ अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट डिमांड सर्ज। अरे भैया, डिमांड सर्ज मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड कहाँ इंक्रीज हो रही है? डिमांड डिक्रीज हो रही है, यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसलिए तो आपको स्टिमुलस चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज आउटराइटली इनकरेक्ट। डिमांड सर्ज नहीं आएगा यहां पे, दिस वर्ड इज रॉन्ग। डिमांड डिक्रीज हो रही है, दैट इज वाई गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव यू सम पुश, सम मनी। ओके, व्हाट अबाउट बी? It is an intense affirmative action of the government to boost economic activity. Very good. Very good. इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कंट्रीज में बहुत कम हो जाती हैं, लोग डिमांड करना कम कर देते हैं, तो सरकार लोगों को पैसा देती है सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें बैंकों से, और जब वो पैसा लेंगे दे विल बाय मोर, दे विल कंज्यूम मोर, एंड जब वो कंज्यूम करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहते हैं, देखो इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ गवर्नमेंट इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टू द एग्रीकल्चर। भैया एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू प्रमोट ग्रेटर फूड प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है इसका। हालांकि फूड प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है इकोनॉमिक बूस्ट में, लेकिन खाली फूड प्रोडक्शन हो ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक्चुअली इसका मेजर फोकस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगला क्या कहता है? इट इज एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव सॉरी इट इज एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। देख, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार को स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो सरकार जनधन योजनाएं चलाएगी, है ना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टैक्सेस लेवाइड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जो है ये जो है इंडिया है, और यहाँ जो है ये चाइना है। आप चाइना से सामान को इंपोर्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन इज अबाउट दैट। काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज लेवाइड ऑन गुड्स दैट आर सोल्ड बिलो द प्राइस इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज लेवाइड ऑन द काउंटर बैलेंस टू सब्सिडीज दैट प्रोवाइड द गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्टिंग। देखिए यहाँ पे दो वर्ड का यूज हुआ है, देयर आर टू वर्ड्स विच आर यूज्ड, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। जैसे इंडिया में कोई रेडियो जो है वो 100,000 रुपीज़ का है, तो चाइना से जो रेडियो इंपोर्ट होगा, जैसे फ़ोन्स होते हैं, तो चाइना जो है क्या करता है, उनकी कीमत इतनी कम कर देता है, ओनली 200 रुपीज़, और मिलियंस की संख्या में जो है रेडियो इंडिया के अंदर डंप कर देता है। अब जब इनका इतना सस्ता रेट हो जाता है, तो लोग 1000 रुपीज़ का रेडियो थोड़ी खरीदेंगे, लोग तो 200 रुपीज़ का खरीदेंगे, है ना। तो वो डंप करता है अपना सामान। चाइना इंडिया में इतना सामान डंप करता है इतने सस्ते रेट पे कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डंपिंग। और इस डंपिंग के अगेंस्ट सरकार क्या करती है, जो एक्शन लेती है सरकार, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो मतलब चाइना से जो भी सामान आएगा, सरकार जो है उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, ताकि वो इतना सस्ता ना हो। दिस इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो जब भी चाइना से कोई भी सामान आता है इंडिया में, तो चाइना की सरकार क्या करती है, उसके ऊपर कुछ सब्सिडी देती है, ताकि वो सस्ता हो जाए। तो जब वो सस्ता हो जाएगा, तो डेफिनेटली इंडिया का सामान तो कोई नहीं खरीदेगा। दूसरे केस में हम लोग चाइना उसको सस्ता कर रहा है, डंप नहीं कर रहा है। पहले वाले केस में उसको डंप कर रहा था, ठीक है। तो जब सामान सस्ता हो जाता है बिकॉज ऑफ सब्सिडी, अब इस सब्सिडी को बैलेंस करने के लिए इसके अगेंस्ट में जो एक्शन लिया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसको कहा जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो एक्चुअली यहां पे ये दोनों स्टेटमेंट जो है इंटरचेंज होनी चाहिए थी। काउंटर वेलिंग टॉक्स अबाउट सब्सिडी एंड एंटी डंपिंग टॉक्स अबाउट दिस।
तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इंटरचेंज्ड एक्चुअली, सो दैट इज़ वाई कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है। हाँ, अगर स्टेटमेंट इंटरचेंज होती है, यहाँ पे काउंटर वेलिंग होता है, यहाँ पे एंटी डंपिंग होता, तो दोनों करेक्ट हो जाती। ठीक है, देखो थोड़ा सा वर्ड का हेर फेर करती है यूपीएससी और आपका आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ट डिनोट द टर्म प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, देखिए प्राइमरी डेफिसिट को पहले देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास चार तरह के डेफिसिट होते हैं, एक होता है फिजिकल डेफिसिट, एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, एक होता है इफेक्टिव डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट तो सिंपल सी बात है, ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार को कितनी इनकम हुई और सरकार का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट, सिंपल टर्म है। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू रिसीट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो रिवेन्यू रिसीट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है आपको पता है डेली मेंटेन करने के लिए होता है ना। जैसे मान लो आपने कोई रेस्टोरेंट लगाया हुआ है, उस रेस्टोरेंट से आपको जो डेली इनकम होती है दैट इज़ रिवेन्यू रिसीट, और जब आप लोगों को सैलरी देते हो, बिजली का बिल देते हो, वो है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो उसको मेंटेनिंग के लिए होता है ना, उसको कहते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। एक होता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, ये नई टर्म है जो सरकार ने यूज़ की है। इसमें क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट में हम लोग पहले तो रिवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं, उस रिवेन्यू डेफिसिट में से उस पैसे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जो स्टेट्स को जो है ग्रांट के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग द ग्रांट्स गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स। ठीक है, दैट इज इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोविंग्स फ्रॉम द फिस्कल गवर्नमेंट। जैसे बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने जो पैसा लिया था, मान लो यूएसए से कुछ पैसा लिया था, अब उसके ऊपर सरकार को वो तो इसी सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सरकार क्या करती है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये है कि जो पहले आपने इंटरेस्ट लिया है, लोन कहीं से लिया है, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, सरकार जो है उसी पैसे से कंसर्न रहती है मेनली जो उसने अपने दौरान अभी खरीदा हो। पहले जो लोन वगैरह लिया है उसको हम लोग देखो देना तो पड़ेगा इस सरकार को, मना तो नहीं कर सकती, वो तो कांग्रेस वालों ने लिया था, हम लोग क्योंकि बीजेपी का देश तो नहीं है ना, कांग्रेस का देश है, इट्स अ सिस्टम है ना, बट स्टिल दे डिडक्ट द इंटरेस्ट पेमेंट एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंट बजट हैज़ फाइनली प्रपोज द सेटिंग ऑफ द बैड बैंक, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिनोट द टर्म बैड बैंक। एनपीए की प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, एनपीए, और एनपीए को हैंडल जो है करना बड़ा मुश्किल हो रखा है, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वहाँ पे एनपीए जो है इट इज़ अराउंड 12% 13%, प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी थोड़ा सा कम है। अब एनपीए को हैंडल कैसे किया जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अलग अलग बैंक्स हैं, जितने भी इंडिया में बैंक हैं सारे के सारे को सबके पास जो है दिस एनपीए प्रॉब्लम, एवरीबडी इज फेसिंग दिस एनपीए प्रॉब्लम। तो सरकार क्या कह रही है, सरकार ने जो है एक प्रपोजल दिया जिसे कहा जाता है पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी पारा। और सरकार ने कहा कि हम एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे जितने भी जो बैंक होंगे, जितने भी जो भी लेंडर होते हैं, जितने भी लेंडर्स के जो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो उनको खरीद लेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट को। एक बार जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीद लेगा उसके बाद वो उसकी रिकवरी करेगा। हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और उसको कहा जाता है बैड बैंक। बैड बैंक डज नॉट मीन अ बैंक विच इज़ बैड or which is under loss. Bad bank is that bank, it's a major bank which will purchase the non-performing assets of other banks or lenders and then it will handle those NPAs, क्योंकि और उनके पास जो है एक्सपर्टीज़ होती है उसको हैंडल करने की। देखो जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स एनपीए हैंडल करने में एक्सपर्टीज़ नहीं है, बैंक लोन देने में एक्सपर्ट होते हैं, लोन की रिकवरी करने में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो सरकार कहती है कि हम एक बैड बैंक बनाएंगे जो लोन की रिकवरी करने में एक्सपर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड बैड बैंक। चलिए जी अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ बैंक दैट बाइज द बैड लोन्स ऑफ द अदर लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हेल्प क्लियर द बैलेंस शीट। वेरी गुड, पहला ही
सही दिया हुआ है ना। इट विल परचेज द, इट विल बाय द बैड लोन्स ऑफ अदर लेंडर्स, मतलब SBI है ना, जितने भी बैंक हमारे पास है, PNB एंड ऑल दैट। तो ये स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं इनकरेक्ट क्यों है। दे आर बैंक्स विद पुअर बैलेंस शीट्स एंड द सेंटर हैज़ फाइनली लेड डाउन अ रोड मैप फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सच बैंक्स। देखिए इसका प्राइवेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ टर्म फॉर द कलेक्शन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज की इसका कोई लेना देना नहीं है। दैट प्रोवाइड सर्विसेज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक्स बट आउटसाइड, नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बैड बैंक इज दैट बैंक विच विल परचेज ऑल NPAs ऑफ अदर बैंक्स और लेंडर्स, ठीक है, टू हैंडल दैट NPA प्रॉपरली, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैड बैंक, ठीक है। चलिए जी, तो आपके सामने है दीज वर द, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो क्या होता है, क्या होगा अगर बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो दैट इज द क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन 2014 UPSC प्रीलिम्स। देखिए क्या करता है, इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी। अरे भैया जब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो क्या बैंक में आप सेविंग करवाने जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। आप बैंक में तब जाओगे जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, कम में थोड़ी जाओगे, पागल थोड़ी हो आप, है ना। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, चलिए इसको भी देख लेते हैं। डिक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, देखिए क्या कहता है ये, यहां से पढ़ लेते हैं इसको। इंटरेस्ट रेट कट मेक्स इन्वेस्टमेंट चीपर विच मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी गो अपवर्ड। देखिए क्या कहता है, जब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग बैंक में सेविंग करवाने नहीं जाएंगे, है ना। एक बात तो पक्की है, पीपल विल नॉट गो टू सेव देयर मनी इन द बैंक। लेकिन जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी हैं वो तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। वाई? बिकॉज पीपल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट दे विल बोरो मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द बैंक्स, दैट इज वाई दिस एक्सपेंडिचर विल, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। डिक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये है, मतलब लोग जो है कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्यों डिक्रीज होगा, अडानी अंबानी तो इन्वेस्टमेंट करके इतना सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कौन कंज्यूम करेगा, तो कंजप्शन बढ़ेगा। जब लोग बैंक में सेविंग करवाने नहीं जाएंगे तो उस बैंक पैसे का करेंगे क्या, उसको कंज्यूम ही तो करेंगे, है ना। तो कंजप्शन बढ़ेगा रादर देन कम होगा, तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, सरकार टैक्स कलेक्शन की सरकार तब ज़्यादा होती है जब लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, और इस केस में लोगों की इनकम कम हो रही है, तो जब इनकम कम होगी तो टैक्स कलेक्शन कैसे इंक्रीज होगी, टैक्स कलेक्शन तो डिक्रीज होगी ना, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज also incorrect. So we have this statement, increase in the investment expenditure in the economy, answer is C. तो this was a question asked in 2014. उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज हेयर फॉर योर प्रैक्टिस, जिसका आंसर आप जो है आप कब दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका आंसर आपको मैं दूंगा। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। Question number 12, this is also for your practice, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज हेयर, यू कैन क्लियरली रीड, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको देख सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, वीडियो को पॉज करो, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर योर प्रैक्टिस, इसको भी जो है रीड, पॉज and answer in comment section।
आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से अलग से भी लिए हुए हैं, एंड कुछ क्वेश्चन जो है आई हैव गिवन यू फॉर योर प्रैक्टिस, एंड ऑल यू नीड टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि अगली वीडियो जब भी आएगी तो आई विल गिव यू आंसर। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, पैशनेट रहो, मोटिवेटेड रहो एंड पढ़ाई करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।